ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. अभी कल हम लोगों ने जो पढ़ा था साइकोलॉजी में, नोट्स भी हमने शेयर किया था. हमने कहा था किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेंगे. बस 10 से 15 मिनट का टाइम है. जो कल हम लोगों को कहीं कोई डाउट हो किसी को भी, वो पूछ लीजिए. बस उसके बाद आगे बोलेंगे. मित्र मैम, वो मद्यपान की उसमें जो वो रेंज दे रखी थी ना, हाँ वो थोड़ा क्लियर नहीं हुई थी मुझे. हाँ ठीक है. कौन सी फिर से बोलेगी? जो अच्छा वो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं. हाँ, मतलब वो परसेंट दे रखा था ना कि उसमें कि इतना परसेंट लेंगे तो वो मृत्यु हो जाती है, इस टाइप से. अच्छा ठीक है. वो था शायद वो ड्रग्स से रिलेटेड था. हाँ जी, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो. हाँ, वो आपके सिलेबस का पार्ट. साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो अब जैसे कई जगह ट्रीटमेंट है, कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं है. ठीक है, तो अब यदि है तो किस परसेंट तक है, एक मिनट देख लेते हैं इसको जरा. इसमें था कि मद्यपान का स्तर रक्त में कितना होता है और उसका प्रभाव क्या होता है, ये था. ये आप देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार. ठीक है, ये क्या है? मद्यपान का निकोटीन कैसा है? उत्तेजक पदार्थ है. ठीक है, निकोटीन से क्या होता है? हमारे शरीर में उत्तेजना बढ़ेगी. भांग क्या है? विभ्रमकारी है. अच्छा, एक चीज़ सब ध्यान रखेंगे. अभी हम लोग जब सुनते हैं कि भांग को एक नेगेटिव वे में लेते हैं, पॉजिटिव वे में, जो शिव जी का सुनते हैं ना कि भांग बोली. भांग अगर सही मात्रा में ली जाए, आयुर्वेद में जबरदस्त एक औषधि है भांग, जिसे यदि ठीक ठीक मात्रा में सही समय पर लिया जाए तो हमारी याददाश्त को ज़बरदस्त बढ़ाता है. ठीक, एज ए मेडिसन ली जाए. अब वो वही है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बेड बोल रहे, ये भी कह सकते हैं. और कभी भी ले लिया, एनी टाइम एनीवेयर, वो वाली कंडीशन. ठीक है, तो ये भांग क्या? विभ्रमकारी, मतलब थोड़ी देर के लिए हमें क्या करता है? वर्ल्डली लाइफ के प्रेशर से हमें हटाता है. वहाँ जो शिवजी भांग वो ले रहे हैं, वो क्या है? वर्ल्डली लाइफ से टोटल डिटैच्ड होकर समाधि में है. ठीक है, तो ये भांग क्या है? विभ्रमकारी है. यदि लगातार लेंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर दवा के फॉर्म में अगर लेते हैं तो फिर ये हमारे लिए यूजफुल है. उसके बाद देख रहे हैं अल्कोहल क्या है हमारा? ये शामक है, विषादी है. शामक और विषादी का मीन्स क्या होता है? इसको लेने के बाद हम अपने सेंस में नहीं होते. ठीक है, इसको लेने के बाद क्या होता है कि हम अपने प्रॉपर सेंस में नहीं होते. और दूसरा क्या हो जाएगा कि हम कुछ भी, कभी देखा ना, जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो कुछ भी बोलने लगते हैं, फिर कुछ भी बोल रहे होते हैं, कुछ भी कह रहे होते हैं. ठीक है, तो वो क्या है? ये शामक. इसमें बहुत ज़्यादा हम तो नहीं कह सकते हैं, बहुत डीप स्टडी है मेरी, लेकिन इनके जो, जैसे किसी का प्रेशर क्या, जैसे हम योग दर्शन कहेंगे तो ध्यान की तरफ ले जा रहा है हमारा, हठ योग कहेंगे तो शरीर की तरफ ले जा रहा है, वैसे ही इनके ये प्रभाव है यहाँ पर. फिर है मद्यपान के कारक क्या है? कितने कारक है? जैविक, मनोसामाजिक और सामाजिक संस्कृति. जैविक क्या होंगे? जो हमारे पीढ़ियों से चले आ रहे हैं. ठीक है, तो हमें बहुत इफेक्ट नहीं करेगा. थोड़ी ज़्यादा भी ले लेंगे, लोग नशा कर लेंगे, उन्हें बहुत इफेक्ट नहीं करेगा. मनोसामाजिक क्या है? ये हमारा कभी थोड़ा मन हुआ, कभी दूसरे का के मन से, जो नहीं बोलते स्टेटस सिंबल जिसे बोल रहे हैं, कई बार नहीं भी हमारा मन है तो हम सोचे इसका मन रखने के लिए सामने वाले ने इतना प्रेशर दिया कि तब ले लिया, तो ये मनोसामाजिक में चलेगा. ठीक है, सामाजिक संस्कृति में क्या है? कई जगह आप देखोगे कि ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर बच्चे, पापा, दादा, इवन फीमेल सब ड्रिंक कर रहे हैं और उनको ये उनके यहाँ खराब नहीं माना जाता है. ठीक है, तो ये क्या? ये सामाजिक संस्कृति में आ गए कि वो इसको ये समझ रहे हैं कि ये एक अच्छी चीज़ है, या ये कह दें कि वो सब साथ में लेते हैं, तो जब पूरी फैमिली साथ में जिस काम को करेगी, इसका मतलब है कि वो वहाँ पर क्या है? उनकी संस्कृति से संबंध. वो संस्कृति भले यूजफुल नहीं है, लेकिन संस्कृति का मीन्स हो गया कि पूरी तरीके से सब एक दूसरे में सहयोग कर रहे हैं कि वो उनके यहाँ एक
फैमिली या कल्चर का एक सिंबल बन गया है, तो वो वहाँ पर दिक्कत है। दिक्कत कहाँ पर होगी किसी को, कहाँ कहाँ समस्याएं आएंगी, ये समस्या कहाँ बनेगी इन तीनों में से। यदि कोई भी हम नशे के पदार्थ लेंगे तो समस्या कहाँ, किस, ये जो तीन हमारे कारक हैं या तीन स्टेजेस हैं जो डिवाइड की गई, इनमें कहाँ प्रॉब्लम आएगी, सब समझ के बताओ। इसमें प्रॉब्लम कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो तीनों में प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, मनोसामाजिक में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जैविक में जो लोग ले रहे कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सामाजिक संस्कृति है वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मनोसामाजिक में आएगी। अब पता नहीं एक व्यक्ति जिसको बहुत प्रेशर में जो ले रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उसने कभी उसके घर में किसी ने लिया है नहीं लिया, वो उसको डाइजेस्ट कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो इतना हैबिचुअल हो जाए कि उसकी अपनी फैमिली डिस्टर्ब हो जाए, ठीक। कई जगह इन चीज़ों को गलत माना ही नहीं जाता है, ठीक है। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिनके यहाँ इन सबको नॉर्मल लिया जाता है, इतना और ये भी नहीं, पहले हमें लगता था कि हम लोगों के ब्राह्मण्स में हाँ थोड़ा सा कम है, बस इतना कह सकते हैं, ब्राह्मण्स में भी चलता है, ठीक है। तो लेकिन ये वो लोगों के यहाँ चलती हैं चीज़ें जहाँ पर वो जैसे वातावरण में भी है, वो भी मैं। और अब इन सब से ऊपर एक आते हैं, जितना हम लोग आर्मी डिफेंस में देखते हैं वहाँ पर भी दिया जाता है। अब क्या अंतर है इन सब में और आर्मी डिफेंस वाली अल्कोहल में, पहले अंतर बताओ क्या है, क्योंकि ये आपका इसका साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, क्या अंतर है दोनों की अल्कोहल में। मैम प्रोबेबली इनकी जो बनावट रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है, वो बार्ली वाटर रहता है, तो वो एक तरह से हीलिंग करता है, क्योंकि वो लोग बहुत थक जाते हैं और उनको फिजिकल मेंटल हर तरह का अलर्ट रहना पड़ता है, कॉन्शियस रहना पड़ता है, तो वो शायद उनको प्रॉपर नींद भी नहीं आती, तो उनको नींद लाने के लिए या बहुत ठंड वाली जगह है तो बॉडी को हीट देने के लिए वो इसे यूज करते हैं। वो शौकिया नहीं करते, ये उनकी बॉडी की, माइंड की एक जरूरत कह सकते हैं। वेरी गुड, ये कंप्लीट आंसर है। ये क्या है कि जो वो लोग लेते हैं, जो आर्मी डिफेंस है वहाँ लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो गट टू ब्रेन कनेक्शन है, पूरे टाइम कॉन्सेंट्रेट होकर खड़े हुए हैं, और फिर कई बार उनका देखा होगा 3 दिन उन्हें भोजन नहीं भी मिला है, ठीक है। आर्मी के उसमें ये नहीं चलता है कि आपको प्रॉपर मिलेगा भोजन, लेकिन कभी आपकी बहुत ज़रूरत है, फिर भोजन और पानी का मतलब नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो वहाँ पर वो दी जाती है एज अ मेडिसिन, एक डोज दी जाती है, और वो भी एक क्वांटिटी है उसकी। और वो जो आर्मी में जो प्रोवाइड कराई जाती है जो वाइन वगैरह, वो बहुत हाई क्वालिटी की होती है, ठीक। मेरे जन्म के 44 में हम चल रहे हैं, ठीक है। मेरे जन्म के समय में पापा डिफेंस में थे, तो एक ब्रांडी जिससे मेरी मसाज की गई, तभी कई बार हड्डियाँ जुड़ गई। मम्मी बताती, एक छोटी सी बॉटल 100 ml की, 100 ml की, वो 500 रुपये की आती थी, उससे मेरी मालिश की जाती थी, ठीक। आप सोचो इतने साल पहले इतनी बड़ी बॉटल वो पापा लोग को दी जाती थी, जब ये लोग कहीं से आते थे या वो भी, तब उसको वो थोड़ी सी एक डॉट में दी जाती थी। तो ये क्या, वो क्वालिटी वाली होती है, वो ये नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी कर दे, उसमें डाइजेशन प्रॉपर होगा, और जो हमारी नींद है वो कम समय में, मान लो कोई व्यक्ति 3 घंटे ही सो जाए, तो 3 घंटे में पूरी बॉडी उसकी दोबारा से काम करने के लिए रेडी हो जाएगी, बस इतना अंतर है, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसमें इसका जो स्तर है वो देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी किसी को नशा कब बढ़ता जाता है, कोई भी नशीले पदार्थ लेगा तो शरीर में नशे का इफेक्ट कब आएगा। इतने दिन से हम लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी सब पढ़ रहे हैं, कब आएगा। मैम जब बॉडी ने प्रॉपर डाइट नहीं ली होगी, मतलब वो साथ में वो लोग लेते हैं, फिर कुछ क्रंची चीजें भी खाते हैं और नहीं, कुछ ये सब का तो मुझे नहीं पता, ये तो खैर वो चीज़ हो गई, वो नहीं है सुरा सुर सुंदरी, वो तो 3 एक साथ वाले हैं, ठीक है। एक हम लोगों के उसमें चलते हैं ना सुरा। नहीं मैम, ऐसा मूवीज में देखा है कि ऐसा बोलते हैं भूखे पेट नहीं लेनी है, वो भारी रहती है, तो कुछ खा लो, अच्छा नॉनवेज डाइट, पेट भर के, ऐसा सुना है। इसका मतलब ये है, जितना हमारे बॉडी में शुगर का लेवल डाउन होता जाएगा, उतना ये हमारे नेगेटिव में इफेक्ट करेगी, ठीक। रियलिटी ये है, जितना हमारा शुगर का लेवल डाउन होता चला जाएगा, उतना ये हमारे नेगेटिव में इफेक्ट आती है, ठीक। इसी को बोलते हैं, जो हमारा स्तर बढ़ रहा है, घट रहा है, वो इसी से कनेक्ट होता है।
तो क्या होगा, जब रक्त में मद्यपान का स्तर 3% होता है तो व्यक्ति का व्यवहार दिशा विहीन हो जाता है। ठीक, दिशा विहीन का मीन समझ गए कि हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, चल रहे हैं तो पैर लड़खड़ा रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन नहीं है। फिर है, जब रक्त में मद्यपान का स्तर 0.35% होता है तो व्यक्ति मरा सा लेटा रहता है। ठीक, अब ये देख रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं, घटते हुए क्रम में नशे की बात हो रही है यहाँ पर, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, जैसे कई बार होता है ना, हम लोग की चीज़ों को बढ़ते हुए क्रम में देखते हैं, फिर कुछ को घटते हुए क्रम में देखते हैं। घटते हुए का मतलब हो गया कि नशा कितना डीप में काम कर गया है, जो भी नशीली चीज़ें ली है। फिर है, जब रक्त में मद्यपान स्तर 0.6% होता है तो व्यक्ति की मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है, ये किस में जा रहे हैं, जब कोई व्यक्ति नशा कर रहा है तो उस करने में उसकी जो हैबिट है, या मतलब जो उसके अंदर का जो एनर्जी लेवल है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, डाउन होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे जब 0.6 में, हालांकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ऊपर तक में आएगा, और एक जो क्वेश्चन उठता है वो जब हमारा जितना नीचे आ रहे हैं, जहाँ मृत्यु की संभावना बढ़ रही है, तो यहाँ बॉडी में क्या चेंजेस आ रहा है, पहला फिजियोलॉजी में क्या चेंज आएगा मैम? ऑर्गन्स पे इफेक्ट आएगा, ग्लूकोज नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आएगा। ग्लूकोज बिल्कुल ना के बराबर काम कर रहा है, तभी तो हमारे इस तरह का इफेक्ट आएगा। ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल प्रॉपर क्वेश्चन का आंसर रखेंगे। जब जब नशे से व्यक्ति बिल्कुल बेकार होता जा रहा है तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज पूरी तरीके से काम करना बंद कर रहा है, या ग्लूकोज का लेवल जो है वो डाउन होता चला जा रहा है। ठीक है, बस अब बोलेंगे मीता हम क्या कह रहे हैं। मैम, जब ये लेवल कम हो रहा है तो इसमें नुकसान ज्यादा कैसे हो रहा है? चलिए अब इसको बताते हैं। कभी आपने किसी को देखा है जो लोग लगातार नशे की चीज़ें लेते हो और उनकी बंद करवा दीजिए? नशा लेने वालों से भी जिसका नशा बंद करवाइए वो परेशान हो जाएगा। ठीक, तो ये उस सेंस में आती है, जो हैबिट बहुत डीप में चली गई है उसके इफेक्ट दिखा रही है। ये वन वे इफेक्ट नहीं कि अभी हमने ऐसा किया है तो उसका इफेक्ट है, ये जो कंटिन्यूटी में चीज़ें चल रही उनके इफेक्ट को दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार कोई 2 बार करेगा तब तो बॉडी का, हमारी बॉडी अपने आप में इतना हील कर लेती, ग्लूकोज का लेवल है। उसके बाद ये कंटिन्यूटी वाले जो हमारा लोग ले रहे हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए दी, इसके बारे में जो मीता जी का सवाल है वो ये होगा कि 0.3 यानी कम मात्रा, 0.35 उससे थोड़ी ज्यादा हो गई, 0.6 जो हो गई वो और ज्यादा हो गई, और फिर वो 0.6 के बाद वो 1 पे चली जाएगी ना। एक मिनट, पहले हमने ऊपर देखा 3 देखा, ठीक है, 3 में देखा हमने, ठीक है, फिर हमने 3.5 में देखा, फिर हमने 6 में देखा, तो ये हम बढ़ रहे हैं कि पॉइंट नहीं है दीदी, पॉइंट में ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? देखिए नहीं 0.3% है ना, 0.3% नहीं, ऊपर 3% है, 3 है। अच्छा फिर 3, हाँ, फिर 0.35, फिर 0.35, फिर देखिए फिर 0.6 हो गया। ठीक है, फिर 0.6 जा रहा है आपका। ये उनके वो बने हुए हैं, नॉर्म्स बने हुए हैं। ठीक है, कि किस में कहाँ किस तरह की चीजें घटित होंगी हमारी जा करके, ये कोई हमारा तो जो थोड़ी है। गीता जी कह रही थी कि ये बढ़ रहा है तो मृत्यु तक बात जा रही है, ये बेसिकली पॉइंट में है तो उसमें आपका बढ़ रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर मैं बात करूं, 0.6 के बाद 0.7, 0.8, 0.9 और फिर 1 हो जाएगा वो हो जाएगा। और ये जो परसेंटेज जैसे हमें लग रहा है कि बहुत कम हो रहा है, परसेंट हमारा कम दिख रहा है, डाउन हो रहा है, तो फिर व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो जाएगी? ये उनकी बात हो रही है जो लगातार नशे वाली चीज़ें ले रहे हैं, उनकी बॉडी का जो हमारे न्यूरॉन से संबंध है वो कहाँ जा रहा है। उनकी, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी को नशे का इफेक्ट कब आएगा? जब वो लगातार चीज़ें ले रहा है, तो लगातार क्या होगा, एक टाइम आएगा ग्लूकोज पूरा काम करना बंद कर रहा है। ठीक है, तो काम करेगा, हमने कहा था माइंड को एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, और बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है, सोडियम से मिलती है। ठीक, इसीलिए एक साथ अगर हमें बॉडी और माइंड को एनर्जी देनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं,
नमक, नींबू और चीनी। नींबू क्या करता है, सारी जगह एनर्जी के लेवल को बैलेंस करने में फास्ट काम करता है, इसलिए तीनों का कॉम्बिनेशन जब हम लेते हैं तो हम तुरंत हील हो जाते हैं। जहाँ पर भी किसी को कितना भी बार बार टॉयलेट आ रही हो, किसी की कोई भी प्रॉब्लम बढ़ रही हो या घट रही हो, ठंड हो आप गुनगुने पानी में ये तीनों चीज़ें डालकर दे दो, और गर्मी हो तो नॉर्मल पानी में दे दो, आप देखेंगे 50% ट्रीटमेंट आप वहीं हील कर लेंगे। लेकिन मौसम के अनुसार बस पानी का जो टेम्परेचर है वो ठीक रखना है, क्योंकि हमारी कुछ भी हमें प्रॉब्लम होगी तो उसका इफेक्ट कहाँ आएगा, एक हमारी बॉडी पर, एक हमारे ब्रेन पर, ठीक है। और नींबू क्या करते हैं, नींबू में इतना ऐसा साइट्रिक एसिड है कि वो पूरा जो हम चीनी और नमक ले रहे हैं उसको कितनी जल्दी शरीर में पहुंचा देता है, ठीक। कभी हम लोग देखेंगे अगर हाथ में कट लग जाए, जितना नमक हमारे हाथ में कट वाली जगह पे लगता है उससे भी फास्ट नींबू लगता है, खट्टी चीज़ें लगती हैं, ठीक। कभी देखेंगे तो नींबू क्या है, नींबू हमारे शरीर में जिस चीज़ में भी हम नींबू डाल देते हैं वो हमारे बॉडी के एक एक पार्ट में जल्दी से सप्लाई करता है। जो भी हमने कंटेंट लिया है, पानी लिया है या कुछ और चीज़ों में नींबू मिक्स किया है, तो ये हमारे क्या कर रहा है, पूरे बॉडी माइंड की हीलिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन इसको देख लें, जो नॉलट्रेक्सोन मद्यपान के उपचार से संबंधित ये नाम है, इसको नोट कर लीजिए साहब, या लिखा हो सबने तो ठीक है। नॉलट्रेक्सोन करके जो हमारा मद्यपान से संबंधित जितने लोगों के ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो लोग इसको समझ लें, ठीक है। और आप लोगों में से किसी को किसी के घर में ऐसा हो, अभी हमारे कॉलेज में एक फैकल्टी आई हुई है, अगर किसी के बच्चे नशा करते हों तो उस पर उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे काम कर रखा है, ठीक है। एमपी से आए, तो किसी को ऐसा कभी लगे तो हमसे कांटेक्ट कर लेना। अभी परसों ही हमको अपने कॉलेज में ही पता चला है, ठीक है। एमपी से हैं वो, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रखा है इस पर। चलिए तो ये हम लोगों ने देख लिया, बस इतना देखेंगे कि ये उपचार किससे संबंधित है, बस अब इसको यहीं समाप्त करेंगे, बोलेंगे अब बनाएंगे, अब जल्दी जल्दी से, इसमें कुछ पीएचडी नहीं करनी है, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। नींबू के बारे में, नींबू अपने आप में एसिडिक होता है, लेकिन जब वो पानी में मिलके बॉडी में जाता है तो वो एल्केलाइन का काम करता है। एसिडिक कभी नहीं होता, साइट्रिक एसिड होता है उसमें, तो एसिड ही हो गया ना, साइट्रिक एसिड है तो एसिड ही। वो एसिड जो है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे यूजफुल एसिड है, ठीक है। जैसे कुछ एसिड होते हैं हमारी बॉडी के लिए, जैसे इमली का एसिड कैसा है, बॉडी के लिए हार्मफुल है इमली का एसिड, ठीक है। जबकि हम लोग चटनी बनाते हैं सब यूजफुल, आप किसी का इमली एंटी कैंसरस भी है। अब पूछिए कैसे, बोल दो ना, अभी आगे पूरी बात सुनिए। किसी का कितना भी पेट खराब हो गया हो, बिल्कुल लग रहा हो कि अब उसके पेट की जो बड़ी आंत है उसके साफ होने की कोई संभावना ना बची हो, बस आप इमली को बॉयल करिए और उसका सारा जो पल्प निकाल के और उसकी चटनी बनाइए और उस व्यक्ति को खिला दीजिए। मुश्किल से 6-7 घंटे तब होंगे जब उसकी आंत से मल हट जाएगा जाकर, मतलब जो साइको वाले लोग भी हों उनको भी आप दे दीजिए उसको, ठीक है। तो ये क्या, ये एंटी कैंसर है, ये क्या कर रहा है, इतना फास्ट काम कर रहा है, लेकिन इन चीज़ों को लगातार नहीं लेते, ठीक। इन चीज़ों को लगातार नहीं लेते, बस जहाँ ज़रूरत है वहाँ लेंगे, और एक कॉम्बिनेशन है कि इमली के साथ गुड़ पड़ा हो, ठीक। ऐसे नहीं कि किसी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि किसको कैसे लेंगे, पर बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक। चलिए अब तो साउथ इंडिया में तो दीदी इमली जो होता है, जो वो रसम पीते हैं, वो इमली का पानी ही तो होता है, वो तो ये स्टेपल पक्की फूड होता नहीं, है। पक्की वाली नहीं होती, कच्ची वाली होती है, ठीक। बहुत सारी चीजें प्रयोग सबके अलग अलग है, ऐसे नहीं कि इस वाली का कर लेंगे, ठीक है। वो थोड़े से, और उनके कुछ तरीके, वो किसी दिन कभी ऐसे टाइम होगा कि वो कैसे कांच के बर्तन में 3 दिन डालकर हटाकर पानी चेंज कर तब वो बनाया जाता है, ऐसे थोड़ी ना, वो एज ए मेडिसिन तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। तब वो काम करता है। चलिए अब हो गए सबके क्वेश्चन, अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो? दीदी अर्ध चेतन और अवचेतन एक ही बात है ना? अर्ध चेतन और अवचेतन, चलो कौन बताएगा, जल्दी डिफाइन करो फटाफट। सबको क्वेश्चन समझ में आया मिता मैम ने क्या पूछा है? हाँ मैम, सेम है, सिनोनिम्स है। अर्ध चेतन और अवचेतन, ठीक है, सेम है, सबके लिए क्वेश्चन था, ठीक है। पहला हमारा क्या है, चेतन, फिर अर्ध चेतन और अवचेतन, फिर थर्ड नंबर पे अचेतन, ठीक, फिर फोर्थ नंबर पे हमारा पराचेतन, ठीक। चलो एक बार जरा हमको जो सिगमंड फ्रायड हैं
उनका जो हमारी एंजाइटी है उसके टाइप्स बोलिए, फटाफट बोलिए जल्दी, जिसको भी याद है। मैम वास्तविक, तंत्रिका, तापी और नैतिक। ठीक है, चलिए। इड ईगो और सुपर ईगो का मीन्स क्या है? इड ईगो सुपर ईगो इदम, का मीन्स अहम क्या और है? पराहम। ये तो अर्थ हो गया, इसका यूज क्या है, ये क्या कैसे काम कर रहा है? मैम ईट जो ईट ये है, ईट है वो तो ये बच्चों में होता है, जो आनंद की अवस्था होती है, और उसके बाद ईगो टीनेजर्स में होता है, और उसके बाद जो है सुपर ईगो वो आफ्टर टीनेज वो डेवलप होता है, और वो फिर लाइफ लॉन्ग वो कैरी करते हैं उसको। ठीक है, चलिए आते हैं। एक नाम है जिसको पहले हम लोग ने देखा था, सिगमंड फ्राइड ने किस पर काम किया है, कौन सी थ्योरी दी है? सिगमंड फ्राइड ने कौन सी थ्योरी दी है? साइकोडायनामिक, सबको कंफर्म है सही आंसर है? विश्लेषणात्मक। और उनके जो शिष्य हैं यूंग ने, एनालिटिक भी है, साइको डायनामिक और साइको एनालिटिक। और उन्होंने यूंग ने मैम वो टाइप्स पता है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। नहीं, हमने कहा था सिगमंड फ्राइड ने एक मनोविश्लेषणात्मक साइको जो एनालिटिकल वो थ्योरी दी है। फिर उन्होंने यूंग ने क्या दिया इस पे? यूंग जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक है, इन्होंने केवल विश्लेषणात्मक की है। उन्होंने साइको लगाया, इन्होंने केवल वो एनालिटिकल लगाया, इन्होंने साइको केवल लगाया हुआ है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं जो हमारा सिगमंड फ्राइड है, इन्होंने क्या है, ये हमारे जो पूरा वेस्टर्न जो साइकोलॉजी है उसका बेस है। ठीक है, बेस इन्हीं से काम कर रहा है वर्किंग में। तो जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने 2 मॉडल तैयार किए हैं। कौन कौन से मॉडल हैं इनके, जिस पर इनकी पूरी थ्योरी काम करती है? अब सब भी अलर्ट होकर बैठो, नहीं अपना अपना फाइन लेकर बैठो, तुरंत हम बताएंगे, तुरंत हमको देते जाओ। ठीक है, मैम संरचनात्मक मॉडल और एक स्थला प्रतीक मॉडल। एक है गत्यात्मक, संरचनात्मक हो गया, और एक आकारात्मक हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया। ठीक है, और एक डायनेमिक हो गया। स्ट्रक्चरल जो मॉडल है, अब इसको अभी सबको याद है, जबकि यही हम जो आपको नोट्स भेजा उसी से बात कर रहे हैं। जो हमारा स्ट्रक्चरल है जो मॉडल है, उसमें हमारी उसके 2 टाइप्स हैं। जो पहला स्ट्रक्चरल मॉडल है उसके अंदर जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? चेतन की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। ठीक है, सुपर कॉन्शियस पर वेस्टर्न साइकोलॉजी ने बात नहीं की है, लेकिन वो आगे आकर किसने की है? मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने की है। वो उनका क्या है, उन्होंने कौन सी थ्योरी दी है मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने? मैस्लो ने तो ह्यूमनिस्टिक, मानवतावादी। ठीक है, तो मैस्लो और कार्ल रोजर्स की जो थ्योरी है वो हमारी इंडियन साइकोलॉजी से काफ़ी प्रभावित है। ठीक, तो हमारा जो आकारात्मक मॉडल है, स्ट्रक्चरल मॉडल की बात करें तो उसमें हमारी चेतना की अवस्थाएं हैं। फिर उसी में जो दूसरा है गत्यात्मक या संरचनात्मक, जिसे डायनेमिक की बात हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा आता है इड ईगो और सुपर ईगो आता है। ठीक, फिर इड ईगो सुपर ईगो के बाद क्या आएगा हमारा? इसमें हमारे आते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी ऊर्जा के सोर्सेस क्या क्या है। तो जो ऊर्जा के सोर्सेज है, ये एक क्वेश्चन आ चुका है अभी हम जिसका नाम बोलेंगे। इसमें 2 सिद्धांत काम कर रहे हैं। कौन कौन से? मूल प्रवृत्ति उसकी हेडिंग है मेन, जो हमारा व्यक्तित्व की जो गत्यात्मक जो मॉडल है उसमें मूल प्रवृत्ति में से जो हमारी ओरिजिनल जो टेंडेंसीज है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। हमारे मनुष्य जीवन में 2 ही चीज़ें हैं, एक जीवन मूल्य और एक मृत्यु। ठीक, जीवन के अंदर सारी चीज़ें क्रिएशन में जाएंगी और मृत्यु में सारी चीज़ समापन में चली जाएंगी। ठीक,
तो जो जीवन मूल प्रवृत्ति है, क्वेश्चन आता है कि रचनात्मक कार्य या जो प्रजनन क्षमता है, जो कुछ सृजन की क्षमता है, वो कहाँ वर्किंग में आती है? तो वो कहाँ वर्किंग में आएगी? जीवन में। जितना भी कुछ सृजन होगा, कुछ भी हम करेंगे, वो सब कहाँ होगा? जीवन और मृत्यु दो ही मूल प्रवृत्तियां हैं मनुष्य के जीवन की। तो जो कुछ हम बनाएंगे, सृजन करेंगे, किसी भी चीज़ का सृजन करेंगे, वो सब कहाँ आएगा? जीवन मूल प्रवृत्ति में। फिर मृत्यु मूल प्रवृत्ति में क्या होगा? इसको बोलते हैं, इसमें सभी चीज़ें समाप्त होती हैं। तो मृत्यु मूल प्रवृत्ति को बोलते क्या? थैनाटोस। ये नाम है प्रॉपर, ये क्वेश्चन का पार्ट है। थैनाटोस क्या है? मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसे इरोस भी बोलते हैं। थैनाटोस ब्रैकेट में इरोस लिख लीजिए आप। चलिए अब एक बार देखते हैं हमारी, इन्होंने फिर चिंता के बारे में बताया है कि चिंता हमारी कहाँ होती है? तो जीवन होगा तब चिंता होगी, मृत्यु होगी तो चिंता समाप्त होगी। ठीक। फिर जब हमारे जीवन में जब चिंताएं होंगी, तो जब हमारी, हमने 3 तरह की चिंताएं थी अभी मीता मैम ने बोला, एक हमारी तंत्रिकातापी, ठीक, सॉरी वास्तविक, फिर तंत्रिकातापी, फिर हमारी नैतिक चिंता। वास्तविक का मतलब है अभी कोई भी ऐसी घटना घट जाए, या कोई हमें लगे कि हमारा दरवाजा ही टूट गया है, किसी कारण से भी टूटा, या हमें लगे कि भूकंप आने वाला, जैसे अभी आप सबको पता है ना, रेड अलर्ट हो गया 10 दिनों के लिए, ठंड बहुत तेज बढ़ने वाली, तूफान जैसा कुछ आ रहा है, पानी से संबंधित है वो। ठीक है, तो वो क्या है? तो ये एक भय होना स्वाभाविक है जो वहाँ आसपास के लोग हैं। अब देखते हैं जो हमारी तंत्रिकातापी, ये कैसी है? ये सब हमारी जो इच्छाओं से संबंधित है। नैतिक क्या है? हमारी ऐसी चिंता जिसमें हम कुछ करें ना करें, इस ऊहापोह में आ जाते हैं। तो जो नैतिक चिंता है, यहाँ पर हम क्या अपनाते हैं? अहम रक्षात्मक प्रक्रम, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ अपनाएंगे। तो इसमें क्या क्या करेंगे? दमन। अब देखेंगे, देखो ये साइकोलॉजी है, वेस्टर्न साइकोलॉजी है, इसमें से एक क्वेश्चन आ चुका है प्रक्षेपण वाला। ठीक है, इसमें क्या? दमन। दमन किसका करते हैं हम? अपनी इंद्रियों के साथ। ठीक। फिर विस्थापन, किसी चीज को उसके स्थान पर दूसरी काम को करना, उससे बच्चे, मतलब इस काम को नहीं करेंगे तो दूसरे को करेंगे, विस्थापन हो गया। ये सेल्फ डिफेंस में बता रहे हो? सेल्फ डिफेंस में जो हमारी मॉरल एंजाइटी है, उसके अंदर हम ये अपनाते हैं। फिर है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण में हम क्या करते हैं? कोई भी चीज को, जैसे मान लो कि हमारे हाथ में चोट लग गई, तो एक होता है कि हम कहेंगे कि हमारे हाथ में चोट इसलिए लगी क्योंकि दरवाजा सामने था और हम फोन पर बात कर रहे थे, इसलिए चोट लग गई, देख नहीं पाए। एक हमने कहा अरे दरवाजे के कारण चोट लग गई, इसे बोलते प्रक्षेपण। ठीक। फिर है प्रतिगमन। प्रतिगमन का मतलब फिर वही हो गया कि कुछ नहीं, हमने किसी भी तरह से अपने आप को, एक होता है ना कि सही करना और एक होता गलत करना, तो हम जो भी कर रहे हैं फिर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, प्रतिगमन हो गया। इसके बाद प्रतिक्रिया निर्माण करना, अब और कठिन काम हो गया। एक होता है ना कि हमने कुछ कर भी लिया जो भी अच्छा गलत था, अब उसका हम एक निर्माण भी कर रहे हैं कि कैसे उसको प्रेजेंट करना है, गलत को सही में। ठीक है, ये सब कुछ कब चलता है? जब हमें अपने बचाव में बात करनी होती है। फिर है युक्तिकरण। ये क्या है हमारा? ये एक तरह से, ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म हो गया कि किसी भी तरह से अपने आप को हमें ठीक साबित करना है। ठीक, बोलेंगे पढ़ में? इनको इंग्लिश टर्म्स में भी बता देंगे? इसके सारी जब मैंने अपने नोट्स पढ़े थे ना, तो मुझे थोड़ा सा वो टर्म्स का इशू आ रहा था। फिर एक बार हम देख कर बताएं, क्योंकि साइकोलॉजी में कुछ टर्म्स ऐसे जो नॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो यहाँ यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 2 बार हमसे ऐसी गलती हुई है, तो हमने इसको बड़ा ध्यान से रखा है, इसलिए हम ऐसे नहीं। दमन का तो हम कह सकते हैं जो हम लोग किसी भी चीज़ को दबाने के लिए प्रेशराइज करते हैं, लेकिन उसका भी दमन का कुछ और अच्छा मीनिंग होता है। दमन के लिए नहीं, रिग्रेशन नहीं। दमन तो समझ आ जाएगा, उसके अलावा जो विस्थापन, प्रक्षेपण का मीन्स हो गया ब्लेम करना किसी पर। ठीक है ना, सॉरी, प्रक्षेपण प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण ब्लेम नहीं है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसका याद है हमको। और विस्थापन रिप्लेसमेंट से संबंधित आता है, किसी भी चीज के स्थान पर दूसरे को रख देना। ठीक है, इसका जो युक्तिकरण है और प्रतिक्रिया निर्माण, वैसे तो प्रतिक्रिया का हम लोग बोल सकते हैं स्टिमुलस से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर इसका पर्टिकुलर हमको इस समय इंग्लिश मीनिंग अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी नहीं पता है। ठीक है,
और लास्ट आपने व्यक्तिकरण ना, बोला है। युक्तिकरण है। युक्ति होता है वैसे जिसको हम लोग बोलते हैं ना, युक्तिकरण। हाँ अच्छा। युक्तिकरण है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना किसी भी टेक्निक से अपने काम को। लेकिन यहाँ पर वो पर्टिकुलर मीनिंग क्या हो, टेक्निक तो आएगा नहीं, ये हमें पता है, साइकोलॉजी में ऐसे वर्ड यूज नहीं होंगे। चलिए, तो ये हमने क्या देखा, पूरा सिगमंड फ्रायड की साइकोलॉजी देखी। अब देखते हैं जो सिगमंड फ्रायड का वर्क है, जो सिगमंड फ्रायड ने काम किए हैं सेम उसी वर्क को किसने आगे बढ़ाया है, यूंग ने आगे बढ़ाया है। ठीक, तो जितना एक मिनट सीमा में आपकी बात पे आते हैं, इसमें देखेंगे जो यूंग ने काम आगे बढ़ाया है उसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है बार बार। इसमें है जो हमारे व्यक्तित्व के विकास का जो क्रम है उसको देखते हैं, बोलते क्या है। बाल्यावस्था, आरंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और वृद्धावस्था। ठीक, बाल्यावस्था बाल सूर्य, आरंभिक अवस्था तरुण अवस्था, दोपहर बहिर्मुखी जिसे हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, दोपहर का मतलब किसी समय से जो दिन है उससे भी कनेक्ट कर रहे हैं और हमारे अपने जीवन से। तरुण अवस्था का मीन समझ गए, जो हम टीन एज से की तरफ से क्रॉस हो रहे हैं। इसके बाद है मध्य अवस्था 30 to 40, अपराह्न उभयमुखी। वृद्धावस्था सूर्यास्त अंतर्मुखी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, जो अदर अभी एग्जाम हो रहे हैं अलग, कि बाल सूर्य का कॉन्सेप्ट किस अवस्था से दिया जाता है और किसका कॉन्सेप्ट है। तो बाल सूर्य का कॉन्सेप्ट बाल्यावस्था से है। ठीक है, फिर आरंभिक यौवन अवस्था, ये तरुण अवस्था है। दोपहर जिसे बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट बोल रहे हैं। मध्य अवस्था, अब देखिए मध्य अवस्था का टाइम कहाँ है, 30 to 40 के करीब जा रहा है। ठीक, तो ये कौन सी अवस्था, उभयमुखी, ये हम सब लोग जानते हैं। इस समय हम लोगों को गुस्सा आएगा लेकिन फिर कंट्रोल हो जाएगा। जो हम पहले गलत निर्णय लेते थे तो यहाँ एक समझ हमारी विकसित हो जाती है। मतलब 30-40 के बीच में हमें इतना समझ में आने लगता है कहाँ हमारी डिफीट का क्या कारण है या विनिंग का क्या कारण है। ये हम यहाँ सब, भले हम उसमें परिवर्तन ना ला पाए लेकिन हमें अच्छे और बुरे के बीच में एक समझ थोड़ी थोड़ी सी आने लगती है। फिर वृद्धावस्था क्या, सूर्यास्त है अंतर्मुखी। तो वृद्धावस्था में क्या हो गया, व्यक्ति पूरा अंतर्मुखी हो रहा है। तो एक हमने क्या देखा था कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी एक प्रॉपर व्यक्तित्व है, और एक क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे व्यक्तित्व में अंतर आ रहा है। जब हम लोग अपने जीवन में देखते हैं वात पित्त कफ को, तो कफ का टाइम क्या है, अगर जीवन पूरे जीवन में देखें तो जन्म से हमारे टीनेज की तरफ तक कफ आ रहा है। अब सब क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, अभी हम पहले अपनी बात पूरी करेंगे। फिर उसके बाद पित्त कहाँ आ रहा है, जैसे ही टीनेज की तरफ से जो हमारा 40-45 की तरफ सब पित्त में जा रहा है, यहीं तक हम लोग का एग्रेशन का लेवल हाई होता है। फिर देखेंगे वात कहाँ जा रहा है, 45 के बाद धीरे धीरे हम वात की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जीवन में ही हमारी अवस्थाएं चेंज हो रही हैं। और यदि हम लोग दिन में देखें, अपने आज का दिन देखें, तो सुबह का टाइम क्या है हम लोगों के लिए, कफ का। अभी भी हम लोगों के जीवन में सुबह का टाइम कफ का ही होगा। फिर 10 से 2 क्या है, वात का टाइम है, सॉरी पित्त का टाइम है 10 से 2। ठीक है, सुबह 6 से 10 कफ का टाइम, फिर वही शाम को 6 से 10 कफ का टाइम रिपीट हो रहा है। फिर 10 से 2 पित्त का टाइम, जो हमारे रात में भी सेम रिपीट हो रहा है। फिर हमारा जो 10 से 2 के बाद 2 से हमारा 6 तक का टाइम है, 2 से 6 का टाइम है, वो फिर कहाँ जा रहा है, फिर हमारा वो वापस वात में जा रहा है। और यही 2 से 6 जो मॉर्निंग का टाइम होगा वहाँ पर भी ये बात का जा रहा है। तो मतलब अगर हम लोग ध्यान से चीज़ों को देखें तो चाहे वो एक दिन से मैच करें, बच्चे के जन्म से मैच करें, या अपनी पूरी लाइफ से मैच करें, तो वो हम उसके बारे में सबसे अच्छा आज तक किसी ने काम किया है वो यूंग ने किया है। ठीक, साइकोलॉजी में इनसे बेस्ट किसी ने काम नहीं किया। ये काम सिगमंड फ्रायड कर रहे थे, लेकिन सिगमंड फ्रायड के काम को प्रॉपर तरीके से जो उन्होंने एक दिशा दी है, डायरेक्शन दिया है, वो इन्होंने दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग, कल हमने कहा था जो हम लोगों की पर्सनालिटी
वाले जो टेस्ट होते हैं जिनमें हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, इस टाइप की जो चीज़ें देखी जाती हैं, या हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट, डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने टेस्ट हैं, वो उन सब में सबसे अधिक रोल किसका है? सिगमंड फ्रायड और यूंग का आता है। ठीक है, फिर उसके बाद सबने उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार करते करते चीज़ों को आगे आज कहाँ पर काम करती है साइकोलॉजी? सीबीटी पर करती है। फिर उससे भी डीप में अब साइकोलॉजी कहाँ पहुँची? एनएलपी पे पहुँची है। ठीक है, सीबीटी से भी ज़्यादा कहाँ पहुँच गई? एनएलपी पे पहुँची है। लेकिन एनएलपी पे वही लोग पहुँचे हैं जिन्होंने योग को पूरी तरह आत्मसात किया है। मतलब जो साइकोलॉजी है पूरा इंडियन साइकोलॉजी में जब आई है तब वो एनएलपी तक काम करने लगी है। ठीक है, अब बोलेंगे जल्दी से पढ़ना में और शिवा में, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। बोलिए। इसमें एज बता दो क्या? बाल्यावस्था में क्या एज ग्रुप होगा? जैसे आपने मध्य का तो 30 से 50 बताया। बाल्यावस्था का जन्म से लेकर लिखिए, जन्म से लेकर के पूरा हमारा प्री टीनेज करिए। प्री टीनेज का टाइम बोलिए सब लोग। इसको बोलते क्या है? प्री टीनेज का नाम, एक मिनट रुकिए, प्री टीनेज का टाइम बोलिए सब। 12 वर्ष। प्री टीन, प्री की बात कर। सर दीदी प्री टीन तो 12 होगा ना, 13 से तो टीन शुरू हो जाएगा ना। तो प्री कहाँ से शुरू हो रहा है? दी 8 वर्ष। 8 से 12 वर्ष। ठीक, जो उनकी हम लोग बुक पढ़ते हैं ना, बिहार स्कूल ऑफ योगा की। ठीक है, क्या नाम? तो दीदी आपने बोला ना जन्म से प्री टीन, तो हम जन्म से 8 साल ये जन्म माने? से 8 साल, ये 8 साल तक का बाल्यावस्था। और इसको बोलेंगे क्या? जैसे अपराह्न था, सूर्यास्त था। इसको बाल सूर्य बोले। अच्छा, बाल सूर्य हाँ, बोले। बाल्यावस्था को बाल सूर्य कहा गया है जन्म से 7 से 8 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, फिर उसके बाद तरुण अवस्था क्या हो रही है? यहाँ से मतलब शुरू होने के एक सिम्टम शुरू होते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर वो हमारे कहाँ तक चल रहे हैं? 25 वर्ष तक जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा। 25 से 30 वर्ष तक, क्योंकि साइकोलॉजी पहले जो हमारा वैसे कॉमन है वो 18 तक जाएगा, लेकिन जो उसके उस इफेक्ट दिखते जाते हैं काम के, वो हमारे 25 to 30 की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि एकदम से तो पूरा चेंज नहीं होता है। जैसे 25 तक वो अब फिर थोड़े से कहाँ की तरफ बढ़ेंगे? मध्य अवस्था की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ सडन चेंज नहीं होती, थोड़े थोड़े से परिवर्तन आएंगे उसमें। फिर उसके बाद जो 30 से 40 लिखा है, तो लगभग कब तक जाएगा? ये 45 तक जाएगा, क्योंकि अब वो 40 का प्रभाव जो वाद की तरफ बढ़ेगा तो धीरे धीरे तो बढ़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं कि बस स्टॉप 40 के बाद। ठीक, इसलिए ये ऐसा समय लिखा होता है। फिर हमारा उसके बाद जब तक हमारा जीवन है वृद्धावस्था, तो हम कैसे होंगे? इंट्रोवर्ट होंगे जाकर। ठीक है, चलिए अब बोलेंगे सीमा में, बस फिर स्क्रीन शेयर कीजिए। दीदी अभी आपने ये सीबीटी तो आ गया समझ में, एक दूसरा बोला था ना एनएलपी, ये क्या है? ये हमारा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, अपने ब्रेन की साइकोलॉजी को कैसे चेंज करें, हाइपोथैलेमस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उस पर। आज हम लोग देखिए, एक बार अपना सिलेबस ओपन करिए, निकालिए सब सिलेबस ओपन करिए, 3rd यूनिट। इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा उपनिषद है, एक बार रीड करिए। मीता मैम, रचना जी, कोई भी रीड करिए सारे उपनिषद, और उसका कंटेंट भी पढ़ेंगे। पूरा कंटेंट पढ़ते जाएंगे, सब प्रॉपर अपना अपना पेन पेपर उठा लीजिए। ठीक है, पढ़िए। मैम इसमें है श्वेताश्वर उपनिषद, द्वितीय अध्याय, ध्यान योग की विधि और उसका महत्व, ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान, प्राणायाम का क्रम और उसकी महत्ता, योग सिद्धि के पूर्व लक्षण, योग सिद्धि का महत्व, तत्वज्ञ, अष्टाध्याय परमेश्वर का स्वरूप तथा और उनकी महिमा, भगवत प्राप्ति के उपाय और मोक्ष की प्राप्ति।
फिर है योग कुंडली उपनिषद, प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम के भेद, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। योग चूड़ामणि उपनिषद, योग के 6 अंगों का वर्णन और प्रत्येक के फल और उनके क्रम। त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद, अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग का वर्णन। योग तत्वोपनिषद, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग तथा इनकी अवस्थाएं, आहार एवं दिनचर्या, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण एवं सावधानियां। ध्यान बिंदु उपनिषद, ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप, प्रणव ध्यान की विधि। षडंग योग, नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन। नाद बिंदु उपनिषद, हंस विद्या, उनके विभिन्न अंगोपांगों का वर्णन, ओंकार की 12 मात्राओं तथा उनके साथ प्राणों के विनियोग का फल, नाद के प्रकार और नादानुसंधान साधना का स्वरूप, मनोलय स्थिति। योग राज्योपनिषद, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, 9 चक्र और उनमें ध्यान की प्रक्रिया एवं फलश्रुति। ठीक है, पूरे हमने ये जो 8 ये पढ़े उपनिषद, इनमें हमें क्या इसमें कॉमन लगा है? 8 के 8 उपनिषद में मैम एक तो ओमकार, एक वो जो अष्टांग योग है, केवल 2 जगह षडंग आ रहा है, बाकी मोस्टली अष्टांगी है। और ओमकार के अलावा बाकी वो जो 4 है, चतुर्योग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, ये सीक्वेंस है सब जगह, जो महायोग जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो कॉमन हो गए। और क्या कॉमन लगा इसमें? सब ध्यान से पूरा देखो, बस 2 मिनट लगाओ, फटाफट सबको बोलना है क्या इसमें कॉमन है, वो निकालिए कॉमन चीज़ों को। मैम प्राणायाम। वेरी गुड, प्राणायाम कंपलसरी है लगभग सभी में। ठीक है, और क्या कंपलसरी है इसमें? एक महायोग जो है हमारा वो हो गया, ठीक, प्राणायाम हमारा हो गया। और क्या कंपलसरी, और कौन सी चीज़ें लग रही जो बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही पूरे इसमें? अष्टांग योग। मैम अष्टांग योग है ना, तो उसमें ध्यान जो विशेष रूप से सभी जगह, प्राणायाम और ध्यान तो सभी जगह इंक्लूड किया है। चलिए, तो ये क्या है, इसमें कुछ हमारी कॉमन चीज़ें हैं जो हम किसमें करें। बस इसमें जो फर्स्ट वाला है हमारा, उसमें देखेंगे वहाँ। और एक चीज़ देखेंगे, सभी जगह योग सिद्धि के लगभग किसी ना किसी रूप में लक्षण की बात की जा रही है। ठीक, कि योग सिद्धि होगी तो कौन से लक्षण होंगे। अब सब सीधे बैठो, जरा कुछ कॉमन आंसर दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। योग सिद्धि के लक्षण क्या होंगे? मैम शरीर कृशकाय होना, मतलब बैलेंस्ड होना, बॉडी एकदम, और चेहरे पे वो तेज होना, बिंदु का शरण नहीं होना, नियंत्रण हो जाना बिंदु पे, कांतिमान होना, शरीर में कांति बढ़ जाना। वेरी गुड। और अभी और कौन कौन से लक्षण है? दी एनर्जी होगी बॉडी में, उत्साह होगा। मैम जठराग्नि। हाँ, ऐसे आंसर, ये प्रॉपर आंसर है हठ योग की भाषा में। ठीक, और मैम वर्ण की उज्ज्वलता। हाँ, ठीक है। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारे हठ योग के अनुसार ये आंसर है कि हठ सिद्धि के लक्षण क्या होंगे हमारे। ठीक है, चलिए अंजू, आपकी अभी वॉइस क्लियर नहीं है ये बच्चे। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसी में हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे लिखा है योग सिद्धि का महत्व और तत्वज्ञ। ये तत्वज्ञ क्या है यहाँ पर? जो तत्व को जान ले वो योगी तत्वज्ञ कहलाता है। अच्छा, अब एक बात बताइए कि जितने हम लोग, चाहे वो हठ योग से प्राप्त करें, मोक्ष मुक्ति ज्ञान कहीं से भी प्राप्त करें, इसमें सबसे ज़्यादा हमें आवश्यकता किसकी है? जब हम जहाँ पर आकर पूरे सेटिस्फाइड हो जाएं, फिर हमें कोई भी चीज़ कभी परेशान ना करे, तो वो ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? योग के द्वारा। योग के द्वारा, तो उसमें योग में क्या करेंगे? प्राणायाम के द्वारा। देखो एक बात सब समझ लो कि हम लोग कुछ भी साधना कर लें, चाहे भगवान जी हम लोगों के सामने खड़े हो जाएं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? भगवान कृष्ण और अर्जुन। ठीक, अगर भगवान के दर्शन से किसी का जीवन कृतार्थ होता तो फिर अर्जुन को परेशानी ना आती। ठीक है, क्लियर है इस बात को कि नहीं? कि जब हम लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं, ये सब कर रहे होते हैं, तो उससे ये मतलब नहीं है कि हम सुखी हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि इसका मतलब ये क्लियर समझ लो, हम लोग तो मूर्ति वाले भगवान जी के पास जा रहे हैं। हाँ, भावना जगत से तो वही भगवान होते हैं सब, लेकिन भगवान हमारे सामने खड़े और हम 24 घंटे भगवान जी के साथ रहें, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि हम भगवत तत्व को प्राप्त कर लें। ठीक,
हम लोग कुछ भी करें, भगवत तत्व की प्राप्ति जो उपनिषद का ज्ञान है बस वो वहीं से होता है। और उपनिषद का अर्थ क्या है? सदगुरु के श्री चरणों में बैठकर जो ज्ञान लिया जाए। ठीक, तो तत्व ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? वो केवल हमें सदगुरु के चरणों में निकट बैठकर या उन्हें आत्मसात करना, जो भी अपनी भावनाओं में हम शब्दों को बोले, वो केवल हमें वहीं से मिलता है। हम सब कुछ सब जगह से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो अंतिम ज्ञान का जो अनुभव है हमारे जीवन में, वो केवल हमें उपनिषद का जो मीनिंग है प्रॉपर, वो वहीं से मिलता है। उसी का नाम तत्वों के लिखा है यहाँ पर। ठीक, तो अर्जुन को कौन सा ज्ञान प्राप्त हुआ था जब अर्जुन का भय मिटा या मोह नष्ट हुआ? कौन सा ज्ञान मिला होगा? ये वही तत्व ज्ञान है। ठीक, जब जिस क्षण हमारे जीवन में सारे भय मिट जाए, अभिनिवेश मिट जाए, तो कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है हमने? तत्व ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, बस क्लियर। चलिए अब हम अज्ञान की निवृत्ति बोल सकते हैं ना? क्या चीज बोलो अंजू? मैम, अज्ञान की निवृत्ति नहीं, अज्ञान की निवृत्ति से हम ये बोल नहीं कह सकते हैं सकते ना, कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, मान लो 100 रुपए खो गए तो हम ये नहीं कहेंगे 100 रुपए खो गए तो सब खो गया। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तभी हमारे जीवन में किन चीजों की आवश्यकता है? योग की और ज्ञान की। ठीक, योग की और ज्ञान की। योग को कर्म से जोड़ दिया गया और ज्ञान का मीन्स हो गया जब हम तत्व अहम ब्रह्मास्मि, ठीक, एको अहम द्वितीयो नास्ति, वो सब किस में है? उपनिषद में है सारी चीजें। और वो किसके द्वारा? जिन्होंने उस तत्व को प्राप्त कर रखा है, वो केवल उन्हीं से मिलेगा, वो किसी से नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए एक उदाहरण महाकाली जी का। रामकृष्ण परमहंस जी का सबसे अच्छा भोग लगाया, वही खिला रहे हैं, पर वो महाकाली भी उनसे कह रही है रामकृष्ण परमहंस जी को, तोतापुरी गुरु जी के पास जाओ, वरना ये भोजन खिलाते रहोगे, खाते रहोगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, तो ये हम लोगों की समझ के लिए है कि भगवान की पूजा में ज्ञान शामिल कर ले। ठीक है चलो अब हम लोग पढ़ते अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम लोगों का माइंड सेटअप हो गया। ठीक, चलिए सबसे पहला जो हमारा श्वेतास्त्र उपनिषद है, वेद से संबंध है, कृष्ण यजुर्वेद है। कौन सा वेद है? कृष्ण यजुर्वेद है। अध्याय कौन सा है हमारा? चैप्टर 6 है। कुल मंत्र वर्सेस मंत्र कितने हैं? 130। संक्षिप्त विवरण क्या है? यह उपनिषद वेदांत दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें ईश्वर स्वरूप, जीव और प्रकृति का विशद विवेचन मिलता है। ईश्वर स्वरूप, जीव और प्रकृति का विशद विवेचन मिलता है। वेद का अर्थ क्या है? वेद में कौन सी 3 चीजें समाहित हैं? वेद में कौन सी 3 चीजें समाहित हैं? ज्ञान, कर्म और विज्ञान। हाँ, जीव, जगत और जगदीश्वर, इसका नाम है वेद। ठीक, जीव, जगत और जगदीश्वर, इन तीनों के अलावा कुछ भी नहीं है, बस इन तीनों में ही सब कुछ है। तो ये क्या है? ईश्वर स्वरूप, जीव और प्रकृति। तो प्रकृति क्या हो गई हमारी? जगत में आ गई, का विशद विवेचन मिलता है। उपनिषद का मुख्य विषय है परमात्मा की सत्ता, उनकी उपासना और मोक्ष का मार्ग। ये मुख्य विषय है उपनिषद का। इसमें आत्मा और ब्रह्म के बीच के संबंध को बड़े सुंदर ढंग से स्पष्ट किया गया है। अच्छा, ये ब्रह्म और आत्मा कौन है? पहले तो यही कंफर्म कर ले जल्दी से, ब्रह्म और आत्मा कौन है? क्योंकि भी सब ब्रह्म शब्द के जो कारक है वो, और आत्मा मतलब जो जीवात्माएं हैं। वेरी गुड। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है और आत्माएं अनेक हैं, लेकिन वो सब ब्रह्म से ही रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ठीक, इसको एज एग्जाम्पल देख लें हम लोग कि सूर्य जो है, मान लो हमने सूर्य जब निकल आया है और हमने नीचे सारे बर्तन में पानी भर के रख दिया है। अब जितने बर्तन में पानी भरा रखा हुआ है, सब में सूर्य का रिफ्लेक्ट आ रहा है। तो अब सूर्य इतने नहीं है, सूर्य एक ही है, लेकिन वो जितने बर्तन हैं उनमें एक सूर्य का रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो हम सब लोग क्या हैं? सारी आत्माएं हैं, और आत्माएं जैसे शरीर धारण करती हैं तो ये आत्माएं क्या बन जाएंगी? जीवात्मा बन जाएंगी। ठीक, और जो ब्रह्म है वो क्या है? ब्रह्म एक ऐसी सत्ता है जिसकी सत्ता से ये सब कुछ कार्य चल रहा है। ठीक,
तो ये इसलिए ना, क्योंकि अभी हम लोग अंदर पढ़ेंगे तो पहले तो ये कंफर्म हो जाए कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है और जगत क्या है। तो जीव जीवात्मा में चला गया और जगत क्या है, जगत के अंदर ही सब काम हो रहा। मतलब तो ब्रह्म ने किसको पहले बनाया होगा, जगत को या जीव को, किसको पहले बनाया होगा? पहले जगत बनाया। हाँ, या ये कह दें कि दोनों इंटरकनेक्टेड है, जीव और जगत। ठीक है, जीव और जगत क्या है, इंटरकनेक्टेड है दोनों। तो इसलिए ये क्या है, ये हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हमारा जो जीव जगत जगदीश्वर तीन लोग हैं। और हठ योग का ये जो हमारे मुख्य उपनिषद कितने हैं, 10 है, 10 है, टोटल 108 है। उसमें से 10 को आदि शंकराचार्य जी ने निकाल के अलग कर लिया। अब बाकी के उपनिषद जो हैं हमारे, जैसे उसमें से भी मुख्य निकाले गए हठ योग के उपनिषद, तो ये उनके लिए उपनिषद हैं जो लोग डायरेक्ट राजयोग की यात्रा नहीं कर सकते। ये किसके लिए उपनिषद हैं, जो लोग डायरेक्ट राजयोग की यात्रा नहीं कर सकते। वहाँ पर जो राजयोग में उपनिषद पढ़ रहे थे, वहाँ हम क्या देख रहे थे कि सभी लोग क्या हैं, ब्रह्म के निकट ही बैठकर बात कर रहे हैं। मतलब ब्रह्म या ये कहें सदगुरु के निकट बैठकर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे तो कहीं मंत्र योग, कहीं लय योग, सबकी हम लोग छोटी छोटी प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बस ये अंतर है हठ योग में जो उपनिषद है और वो राजयोग के उपनिषद के बीच में। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। फिर इसमें नीचे क्या है, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर कि कुल 6 अध्याय हैं और 113 मंत्र होने के कारण इसे संक्षिप्त किंतु गूढ़ उपनिषद माना जाता है। विशेषताएं क्या है हमारी? प्रथम अध्याय प्रकृति, समय और ईश्वर की सत्ता का प्रश्न है। प्रथम अध्याय में क्या बताया गया कि प्रकृति क्या है, समय मीन्स हो गया काल क्या है, और ईश्वर की सत्ता कैसे काम कर रही है, इस पर प्रश्न है। फिर द्वितीय अध्याय में सेकेंड चैप्टर में क्या प्रश्न का जो सार है, योग और ध्यान की साधना पर बल दिया गया है। तृतीय अध्याय जो है ईश्वर के गुण, महिमा और सर्वव्यापकता की बात की गई है। चतुर्थ अध्याय ब्रह्म और आत्मा की एकता की बात की गई है। पंचम अध्याय भक्ति, श्रद्धा और साधना का महत्व है। षष्ठम जो अध्याय 6 चैप्टर है परमेश्वर की शरणागति और मोक्ष का वर्णन है। अब देखेंगे सरल से कठिन की ओर हम लोग बढ़ रहे थे 6 चैप्टर में। मंत्र देखेंगे कौन सा शांति मंत्र है। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। यहाँ जो 3 बार शांति यूज करा गया है शब्द, ये किसकी शांति के लिए किया गया है? हम त्रिदुखों की, वेरी गुड। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। और जितना हम लोग योग पढ़ते हैं, योग में हम लोग क्या करते हैं, कितने दुखों की बात करते हैं। कुछ भी हम योग में पढ़ें, 3 तरह के दुखों को दूर करने की बात करते हैं। अब इसको सिलेबस में नोट करिए जाके, किन दुखों की बात की को दूर करने की बात करें। पहला दुख कौन सा है? मैन वर्सेस विदिन, आदमी का स्वयं से संघर्ष। फिर सेकंड है मैन वर्सेस विद ऑल बीइंग्स, सभी जितने प्राणी हैं पूरे जगत में उन सबसे संघर्ष, इसे बोलते हैं आदि भौतिक दुख। पहला आध्यात्मिक दुख, फिर दूसरा आदि भौतिक दुख, जो सभी प्राणियों से, जीव जंतु वनस्पति कहीं से भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। ठीक। फिर थर्ड है हमारा मैन वर्सेस विद नेचर, आदमी का प्रकृति से संघर्ष। ये 3 तरह के दुखों का निवारण करने के लिए ही हम योग और ज्ञान का सहारा लेते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं अनुवाद क्या है। 1 मिनट इसको देखते हैं, 1 मिनट वो करेंगे नीचे। इसका जो शांति मंत्र है एक बार देख लें, क्योंकि ये शांति मंत्र कई जगह यूज हुआ है। अनुवाद है हमारा, हे प्रभु हमें दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा करो, हमें दोनों को भोजन प्रदान करो, हम दोनों मिलकर बलपूर्वक उत्साहपूर्वक अध्ययन करें, हमारे अध्ययन से तेज उत्पन्न हो, हम दोनों में परस्पर वैर न हो, शांति शांति शांति। ठीक, क्योंकि अगर गुरु और शिष्य में परस्पर वैर नहीं होगा तो हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाएगी। आगे देखेंगे। अब देख रहे हैं जो हमारा प्रथम अध्याय का जो मंत्र है, हरिओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति किम कारणम ब्रह्मकुता स्म जाता
जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठा अधिष्ठता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। अब ऊपर करेंगे, इसमें क्या है इसको एक बार देख लें। ब्रह्मवादिना वदंती मीन्स क्या है, ऋषियों, ये हम लोगों ने अक्सर ये वाला एक सुंदर सा शब्द सुना, ब्रह्मवादिना। ब्रह्मवादिना वदंती का अर्थ क्या है, ब्रह्मविद पुरुष प्रश्न करते हैं। ये ऋषियों के लिए बोला जा रहा है। किम कारणम ब्रह्म, ब्रह्म का कारण क्या है। कुतः इसम जाता, हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। जीवाम केन, हम किससे जीवित रहते हैं। क्व च संप्रतिष्ठा, और किसमें स्थिर होते हैं। अधिष्ठता केन, किसके अधीन रहते हुए जीवन जीते हैं। सुखे तरेषु वर्तामहे, सुख और दुख में विचरते हैं, वो भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ब्रह्मविद व्यवस्था मीन्स, हे ब्रह्मविदों ऋषियों, इसका समाधान बताओ। आगे देखेंगे। अब क्या है, ब्रह्मविद जो ऋषि हैं आपस में विचार करते हैं, इस ब्रह्मांड का कारण क्या है, हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हम किसके द्वारा जीवित रहते और कहाँ स्थिर हैं, हम किसके अधीन सुख दुख का अनुभव करते हैं। हे ब्रह्मवेत्ताओं, इसका निर्णय बताइए। और आगे कर देंगे, उसी का भावार्थ था। अब इसको बस फर्स्ट में देखते जाएंगे। ये आरंभिक मंत्र अत्यंत दार्शनिक प्रश्न उठाता है। मानव जीवन और जगत की उत्पत्ति का रहस्य जानने की जिज्ञासा से ही उपनिषद का प्रथम सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। ऋषियों ने ब्रह्म के कारण, जीव के अस्तित्व और जीवन के आधार की खोज से चर्चा आरंभ की है। आगे देखेंगे। हम लोग वेद का अर्थ क्या पढ़ते हैं, ज्ञान। ठीक, तो कौन से ज्ञान की बात होती है वेदों में, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, या ये कह दें कि पूरे यूनिवर्स का ज्ञान, वो उसी के अंदर आ गया। ठीक है, कि हम लोग सारे ऋषियों ने किसकी खोज की है, इस ब्रह्मांड के अंदर खोज की है कि किन किन तरीकों से हम नई नई खोज करके अपने आप को जान सकते हैं, या अपने आप को जानकर नई नई खोजें कर सकते हैं। ठीक है, फिर यही प्रश्न आगे चलकर आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष और मोक्ष विषय गूढ़ रहस्यों की व्याख्या में परिवर्तित होता है। स्वदेहम अरणिम कृत्वा प्रणवम च उत्तरा अरणिम ध्यान निर्मथनाभ्यासात एवं पश्येत निगूढ़वत्। मीन्स सेकंड जो है, स्वदेहम अपने शरीर को, अरणिम कृत्वा जैसे अग्नि उत्पन्न करने की लकड़ी को अधर अरण्य बनाकर यूज करते हैं। प्रणवम मीन्स हो गया ओमकार को, प्रणव सबको पता है, ये हम लोग राजयोग में भी पढ़ रखा है, और जो हम लोग का श्रीमद् भगवद गीता और योग दर्शन सब जगह प्रणव का मीन्स ओमकार ही है। फिर उत्तर अरणिम क्या है, ऊपरी अरण्य बनाकर ध्यान निवर्धन अभ्यासात, ध्यान रूपी मंथन के अभ्यास से, एवं इस प्रकार, और ऊपर कर देंगे इसको, एक टाइम देख लीजिए बस। ठीक है, एक बार अभी इसको पूरा कर देंगे, इसको लेंगे। हिंदी अनुवाद देखेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सा, अपने शरीर को अधर अरण्य नीचे की लकड़ी और प्रणव को उत्तरी अरण्य ऊपर की लकड़ी बनाकर ध्यान रूपी मंथन के अभ्यास से साधक गुप्त परम सत्व ईश्वर को देख सकता है। जैसे प्राचीन काल में, एक मिनट इसको पूरा कर लेंगे। जैसे प्राचीन काल में अग्नि उत्पन्न करने के लिए दो अरण्यों को आपस में घिसा जाता, सबको पता है ना, जो आग उत्पन्न की जाती थी उसके लिए आग। उसी प्रकार साधक अपने शरीर को आधार और ओमकार को साधन बनाकर ध्यान की साधना के द्वारा अंतर आत्मा में छिपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार करता है। बस अब इसको हम यहीं तक लेंगे। इसमें क्या बताया जा रहा है, देखो हम लोग जो साधना करते हैं उसमें से एक साधना जो हमारे राजयोग में भी है और हठ योग में भी है। श्रीमद् भगवद गीता में भी ओमकार किसका स्वरूप है, भगवान कृष्ण का स्वरूप है। ठीक, योग दर्शन में ओमकार क्या है, ईश्वर है। ठीक, ओमकार से संबंधित 22,600 श्लोक लिखे गए हैं, ओमकार से संबंधित, एक केवल ओमकार से संबंधित। ठीक, तो ये क्या है, ये ओमकार की साधना से क्या होता है,
हमारे जो तीनों ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, तीनों का भेदन होता है। इसीलिए जब हम लोग डीप ब्रीदिंग करना पहले सीखें और फिर ओम चैंटिंग करें प्रॉपर वे में, जिसे हम लोग बोलते हैं ना आ उमा का ऊ का उच्चारण करने के बाद माँ में साइलेंट होते चले गए, तो ये क्या है, ये हमारे प्रॉपर क्या किस पर काम कर रहा है, सीधे सीधे हमारे हार्ट और ब्रेन पर काम कर रहा है। हार्ट और ब्रेन का मीन्स क्या होगा, ब्रेन का सारा मैनिपुलेशन जो है वो बंद हो जाएगा, हार्ट का जितना लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं या उनसे प्रभावित हो रहे हैं वो बंद हो। जैसे दोनों चीज़ें एक संतुलन में आएंगी तो हम अपने मोक्ष के द्वार के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, आज हम लोगों ने सिर्फ इतना पढ़ा, कल हम लोग अब थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये सरल से हमारे वो हैं उपनिषद, तो इनको पढ़ेंगे। अभी इसका कंटेंट आपको भेज देंगे, उसको आप सब पढ़ के रखना और एक छोटा सा काम सब लोग कर लेंगे, जिनका ये सब पढ़ा हुआ है वो अपना रिवीजन करके रख लेना। ठीक, ताकि कोई ऐसे वेट नहीं करना कि पहले हम लोग आराम से उसको देखते रहेंगे फिर हम करेंगे उसको। ठीक है, तो सभी लोगों को करना है और प्रॉपर कल जब हम लोग बैठेंगे तो केवल 2 से 5 मिनट का एक रिवीजन लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट होने में केवल हमें 30 मिनट चाहिए, फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए प्रॉपर जो बैक रिवीजन है वो सब कर लेना। और एक चीज़ सब लोग ध्यान रखेंगे, योग दर्शन ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो योग दर्शन में क्या करना है कि सभी अपने सूत्र का रिवीजन करते चले, पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते चले, वो अपना एक रिदम मेंटेन करके रख लेना। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए, बोलेंगे मन के मैम योग दर्शन में क्या मिलने पाते, थोड़ा सा देख लीजिए। अभी हम उसको देखेंगे, बस इन ये जो है उपनिषद जो पढ़ रहे हैं ये मुश्किल से 6 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। आज को मिलाकर 5 दिन चाहिए केवल इन उपनिषद को पढ़ने में। उसके बाद फिर हम उठाएंगे 5th यूनिट, उसको पढ़ने के बाद बस एक रिवीजन और एक पूर्णाहुति लेंगे योग दर्शन में। ठीक है, वो पूरा रिवीजन में प्रॉपर हम लेंगे और उसको शॉर्ट फॉर्म में लेंगे, जो उसके टू द पॉइंट जो उसका बेस है उसके आधार पर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए सब करेंगे शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, बाय। नमस्ते सभी को। सबको